कल वाले लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए आज हम लोगों ने जल्दी शुरू की है और कल क्योंकि हम लोग कट शॉर्ट करना पड़ गया था लाइट की वजह से, सो मुझे आज ज़रा जल्दी शुरू करना पड़ा कुछ चीज़ों की वजह से। सो कुछ लोग ज्वाइन कर लें। उसके बाद आज गुड न्यूज़ ये है कि हम लोगों ने मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली हैं। आधा घंटा लगा है। सो आई कांट सी किसने ज्वाइन किया है। कल मैं करी थी, लास्ट पे हम लोग पहुंचे थे और आई डोंट नो, वो मैंने बाद में देखा कि वो शो ही नहीं हो रहा था। इंटरनेट का कनेक्शन जो था वो अनस्टेबल हो गया था। सो कल वाले उसकी जो टॉपिक था सेपरेशन ऑफ पावर, जो मोंटेस्क्यू की थ्योरी है, उसके उसकी लास्ट टॉपिक पे थे हम लोग। और उसके बाद हम लोगों ने लेजिस्लेचर शुरू करना था। लास्ट टॉपिक पे बस उसका कंक्लूजन ये था कि there is a debate whether individual liberty or freedom can only be achieved with separation of power. So they say that it's not, हम लोगों ने जो पूरी डिस्कशन की थी उसका एंड ये था कि yes, separation of power is somehow necessary, or it maintains, it ensures liberty, but it's not the only basis of liberty. Or then they say that in England, they argue that in England there is no clear separation of power, yet um, there is individual liberty and freedom as anywhere, as it can be found anywhere in the world, in the US or anywhere in the world. तो कहते हैं कि इंग्लैंड में कोई क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, फिर भी वो जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो वहाँ पे उतनी ही सिक्योर है। सो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि मुजम्मिल भुट्टो साहब, थैंक यू सो मच, आप ये नहीं कह सकते हो कि इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज इट वाज द थीसिस ऑफ मोंटेस्क्यू's theory separation of power, that individual liberty can only be maintained with individual separation of power. तो ये थीसिस जो था, ये जो थ्योरी थी, ये हमें इंग्लैंड की एग्जाम्पल की वजह से ये कैंसिल हो गई थी और इसकी वजह से इसको अब इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। लेकिन क्योंकि इसने फंडामेंटल बेसिक्स दिए हैं सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी की वजह से आज हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया में। ये कोई भी ऐसी स्टेट नहीं थी, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होगी जहाँ पे आपको सेपरेशन ऑफ पावर ना मिले। जितनी भी स्टेट्स जो हैं, जितनी भी डिस्पोटिक्स हैं, चाहे जितनी भी वो ऑटोक्रेटिक हैं, डिक्टेटरशिप है, उन्होंने इंस्टीट्यूशन को चाहे जितना भी डिरेल किया हो, सेपरेशन ऑफ पावर आपको हर सूरत, हर स्टेट में मिलेगी। सो ये तो हो गई हमारी सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर आगे कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर, वो हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस करेंगे, जब हम उस पार्ट पे जाएंगे तो फिर हम लोग वो करेंगे। ओके, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है, खैर से, जिसकी हमने स्लाइड्स भी बना ली हैं अल्लाह अल्लाह करके, जो कि है लेजिस्लेचर। ओके, इज देयर अ प्रॉब्लम और समथिंग? ओके, मुझे नहीं पता ये स्टार सा क्यों आ गया है, ब्लू एंड वाइट। देयर मे बी अ प्रॉब्लम और समथिंग। आई थिंक इट्स गोइंग फाइन। एनीवेज, प्लीज़ लेट मी नो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है या कुछ इशू हो गया, क्योंकि ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ये मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। ओके, सो लेजिस्लेचर, वन ऑफ द 3 स्ट्रक्चर्स और 3 इंस्टीट्यूशंस जिसके ऊपर सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी जो है वो बेस्ड है। सबसे पहले हमेशा लेजिस्लेचर और लॉ मेकर आता है, देन आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर जो लॉ मेकर होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो पावर को और इंस्टीट्यूशंस को रन करते हैं। जो रियल पावर होती है वो इट लाइज विद एग्जीक्यूटिव, वो एंजॉय करता है इसको, वो डिसीजन मेकर होता है, वो उसके पास ज़्यादा पावर होती है। लेकिन लॉ मेकिंग की जो पावर है वो हमेशा लेजिस्लेचर के साथ होती है। देन आती है जुडिशरी का काम है इंटरप्रेट करना लॉज को, और जुडिशरी जो होती है वो गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कभी भी इसको डिरेल नहीं होने देती, जैसे कि आपने पाकिस्तान में भी देखा। अब वापस आ जाते हैं फंक्शनिंग पे, लेजिस्लेचर की बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ठीक है।
लेजिस्लेचर जो है इसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस और फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है ना वो लॉ मेकिंग है। लॉ मेकिंग इन अ सेंस कि इसने बिल भी अप्रूव करने होते हैं। इसने अभी आपने देखा होगा आज भी फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़े दिनों के बाद वो आए। वैसे खैर अब वो मिनिस्टर तो नहीं रहे इन्फॉर्मेशन के, बट मे बी उनका कुछ अपना ही एजेंडा था, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इंस्टीट्यूशन को प्रोपोजिशन को हमने सिलेक्टेड के पीछे लगाए रखा है और हम लोगों ने बड़े मज़े से अपना बजट अप्रूव करवा लिया है और हमने बिलावल के अगेंस्ट जो है वो रेजोल्यूशन भी पास करवा लिया। रेजोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली उसकी कोई लीगल इम्पोर्टेंस नहीं होती, वो सिर्फ एक करारदाद जिसे कह लें, एक हाउस के टोटल मतलब मेंबर्स होते हैं, वो जो मेजॉरिटी अगर उस बात को प्रूव करी है तो उसकी एक क्रेडेंशियल ये होता है कि नेशनल लेवल पे जो स्टेट है वो इसको इस बात को कंडेम करी है या अप्रूव करी है या प्रमोट करी है या इस तरह के हो रहा है। अच्छा जी, हम वापस आते हैं इस पे कि वो लेजिस्लेचर में, हर दुनिया के लेजिस्लेचर में जो बजट होता है वो भी अप्रूव होता है, वो उसका काम होता है, वो फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर आते हैं। लेकिन फाइनेंशियल फंक्शन सिर्फ इस तक नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल फंक्शंस में और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जब भी प्रेसिडेंट को एक्स्ट्रा एलोकेशन करनी होती है बजट्स की, फंड्स की, तो वो हमेशा सबसे पहले सेनेट में डिस्कशन होती है इस बात पे, कमिटीज़ बनती हैं, वो उसको बुला रही होती हैं, हियरिंग्स हो रही होती हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने अभी मांगा था लास्ट टाइम आई गेस $9 ट्रिलियन का समथिंग था वो बजट था एक्सपैंड करने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अब सबसे पॉपुलर एग्जांपल जो है यूनाइटेड स्टेट्स की, वो थी प्रेसिडेंट ट्रम्प की अनाउंसमेंट कि हम लोग वॉल बिल्ड कर रहे हैं मैक्सिको के बॉर्डर पे। आपने देखा होगा कि पूरी यूएस गवर्नमेंट जो थी वो शट डाउन हो गई थी। और ये जो इसका मुझे वो वर्ड टर्म याद नहीं आ रही है, एक मैंने इधर सेव भी की हुई थी, एक सेकेंड, जो उसके लिए थी जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स की जो पूरी गवर्नमेंट थी वो यस पार्शियल शट डाउन हो गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो थे वो मैक्सिको की वॉल के लिए $5 बिलियन जो था ना वो मांग रहे थे। सो डेमोक्रेट्स ने क्योंकि कुछ महीनों पहले ही मिड टर्म इलेक्शंस में हाउस संभाल लिया था, लोअर हाउस जो था, और इस वजह से उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग नहीं देंगे। सो प्रेसिडेंट के पास यूएस के अंदर ये पार्शियल शटडाउन की और कंप्लीट शटडाउन की ये अथॉरिटी है। इसके अंदर क्या होता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं और एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको, क्योंकि वेस्टर्न स्टेट्स में जो सैलरी होती है वो वीकली बेस होती है, वो मंथली नहीं होती। सो उनको उनकी सैलरीज जो हैं वो रुक जाती हैं और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सिर्फ व्हाइट हाउस और कांग्रेस के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तादाद 8 लाख है, वो सब के सब अनपेड हो गए, उनके पास मतलब कर उन्होंने काम भी छोड़ दिया। और ये लास्ट शटडाउन था बिल क्लिंटन के टाइम के बाद, ठीक है। लेकिन ये बहुत लंबा था, मतलब 21 दिन तक ये रहा और फिर भी जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के हाथ कुछ नहीं आया तो उसने फिर कुछ दिनों के बाद अप्रूव किया, वापस उसको रिज्यूम किया, लेकिन फिर भी थ्रेट दी कि मैं कर दूंगा। लेकिन उनकी बैक स्टेज पे कुछ डीलिंग होगी थी डेमोक्रेट्स के साथ। सो वो जो अप्रूवल था, जो करना था यूएस की कांग्रेस ने, जो $5 बिलियन थे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प मांग रहे थे, हालांकि सेपरेशन ऑफ पावर यूएस के अंदर ऐसी है कि एग्जीक्यूटिव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लेजिस्लेचर। तो सिर्फ इस हद तक है कि जब उसको अपनी कैबिनेट अप्रूव करवानी होगी या जब उसको अपनी नॉमिनेशन जजेस के लिए करनी होंगी तो फिर वो कांग्रेस अप्रूव करती है, लेकिन सेनेट अप्रूव करती है, सॉरी। लेकिन ये है कि बाकी, और जब इसी तरह के वो एलोकेशन उसको फंड्स की करनी हो तो तब वो अप्रूव करती है। बाकी यूएस के अंदर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर एग्जीक्यूटिव इज टोटली सेपरेट और इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है चेक्स एंड बैलेंसेस है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से वो एक इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो रखते हैं। खैर वो उसको फंड अप्रूव नहीं हुए। इसी तरह के फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर आपको याद होगा अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, इनके टाइम पीरियड पे एक एमनेस्टी स्कीम आई थी। वो एमनेस्टी स्कीम भी इन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव करवाने की कोशिश की थी या कुछ इस तरह की डिबेट चल रही थी कि वो जो है वो स्कीम जो है उसको पार्लियामेंट से अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होता है, सो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए उसको
ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंडेंट होना पड़ता है अप्रूवल के लिए लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर के अंदर बेसिकली हमारे पाकिस्तान में 2 हाउसेज़ हैं, जो कि हैं, 1 मिनट मैं ज़रा थोड़ा-सा फ़ैन ऑन कर दूँ, सारे मिलते हैं। सॉरी, हीट बहुत ज़्यादा है और ऊपर बैठा नहीं जा रहा। ओके, सो मेरे पास आए। हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो 2 लेजिस्लेचर के जो 2 हाउसेज़ हैं वो है लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और अपर हाउस है सेनेट। जो मोस्ट पावरफुल होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो लोअर हाउस होता है, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, इवन इन आई गेस रशिया एंड फ्रांस आल्सो, अपर फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, अपर चैम्बर जो होता है, अपर हाउस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे कि सेनेट। सेनेट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बहुत उसके पास पावर है। और यूके के अंदर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में आप लोगों ने देखा होगा, वो हर दूसरे चौथे रोज़ वीडियोज़ आ रही होती हैं कि बूढ़े-बूढ़े से वो सोफ़ों पे बैठ के एक-एक जगह पे अपने खड़े होके वो एक-दूसरे के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स ही ज़्यादा न्यूज़ में आता है। यूके के अंदर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो बस सारे बाबे हैं उसमें और बस सोए रहते हैं। एनीवेज़, फाइनेंशियल फंक्शंस जो है, हाँ, अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं कर देती 2/3 मेजोरिटी से या सिंपल मेजोरिटी से, वो हर स्टेट का अपना मेथड होता है। सिंपल मेजोरिटी इज 51% और 2/3 इज 75 और 80% आई गेस, इतनी बनती है। जब तक कि वो अप्रूव नहीं कर देती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो टू जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेजिस्लेचर से अप्रूव नहीं हो जाता, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी जो लेजिटिमेसी है वो कायम नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कहा तो जाता है कि पार्लियामेंट में से अप्रूव हुआ था, लेकिन लीगली टेक्निकली वो इसलिए नहीं चला, और ना 62 का कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा चला और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चल रहा है कि आपको पता है कि 50s की जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बहुत ख़राब रही थी। बार-बार गवर्नमेंट्स डिरेल हो रही थी। बहुत फेमस कोट है नेहरू की कि मैं इतनी अपनी धोतियाँ या शेरवानियाँ चेंज नहीं करता हूँ, जितने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो चुके हैं। 7 वज़ीर-ए-आज़म कुछ 1.5 साल के अरसे में चेंज हो चुके थे। बार-बार कुछ इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज़्यादा गवर्नर की, गवर्नर जनरल जो होते थे, फिर कोलैबोरेशन थी मिलिट्री के साथ और डिफेंस उनका वो जो इंस्टीट्यूशन था, तो ये लोग इनकी वजह से जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस थे वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। जो कमेटी थी क्या नाम था उसका, जो जस्टिस जो हेड थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको हटा दिया गया था। सो बार बार होने की वजह से इवन की पूरी जो पार्लियामेंट थी, जो इलेक्टेड पार्लियामेंट थी, इवन की दो कि वो 1946 में वो इलेक्ट हुई थी। यहाँ पे तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे। वो अपनी लीगल टर्म की जो वो 5 साल मुद्दत थी वो खत्म कर चुकी थी। इवन दो फिर भी जो इलेक्टेड थी वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट जो थी वो चेंज हो चुकी थी सिलेक्टेड लोगों से। बोगरा साहब आए और वो दूसरे इस तरह के लोग आए, उन्होंने अपने फार्मूलाज दिए कॉन्स्टिट्यूशन के। और इसके अंदर मिर्ज़ा साहब जो थे वो उनको भी इसी तरह ही, जिस तरह गवर्नर जनरल गुलाम मिर्ज़ा को हटाया गया, वो बहुत मैस था वो। इसमें कोई भी जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर जो हेड था वो लेजिटिमेट हेड नहीं था। इसी तरह ये लोग चेंज हो रहे थे। इसके अंदर मिर्ज़ा साहब ने फिर इंटरवीन किया, उनको फार्मूला अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो उनकी लेजिटिमेसी को एज गवर्नर जनरल चैलेंज कर रहा था। और क्योंकि कहा जा रहा था कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो उसकी वजह से जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो प्राइम मिनिस्टर होगा। सो ये इसके अंदर मिर्ज़ा को बात अच्छी नहीं लग रही थी और वो प्राइम मिनिस्टर्स को हटा रहे थे और बाकी इस तरह के मामला थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक, इवन दो कि वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन वो एक ऐसी पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ हुआ था जो कि लेजिटिमेट थी, जो कि राइटफुल एयर थी हमारी उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। सो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो
सिर्फ और सिर्फ 2 साल चला, ये बहुत एम्बैरेसिंग बात थी। और वापस से अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। अयूब खान साहब का आपको पता ही है वो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का था, उसमें कोई भी इलेक्टेड लोग नहीं थे। वो बीडीएस जो बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो था वो एक फ्लॉड सिस्टम था। वो सिर्फ इसलिए वो यूएस को कॉपी करने की एक नाकाम कोशिश थी। यूएस के अंदर डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मेंबर ऑफ उनके हैं जो जितने उनके कांग्रेस कांग्रेस यूएस के अंदर नाम है पार्लियामेंट का। कांग्रेस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और हाउस ऑफ सेनेट ना, ये 2 हाउसेज आते हैं। सो इन 2 हाउसेज को मिला के जो उनकी कांग्रेस बनती है उसके टोटल बनते मेंबर्स हैं 435, 535 है समथिंग। हाँ आई गेस 535 है, मतलब ये 435 है या 535 है, आई एम सो सॉरी, मैं अभी नंबर्स में मेस्ड अप हो गई हूँ। लेकिन वो उतने ही इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव्स वो होते हैं हर स्टेट से। यूएस के अंदर 50 स्टेट्स हैं तो वो उतने ही चुने जाते हैं लोग। उन इलेक्टोरल जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उन्हें वोट देते हैं, और फिर कुछ वीक्स के बाद वो इलेक्टोरल जो कॉलेज के बंदे जो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम होता है वो जो लोगों ने उनको वोट दिया है, वो वोट वो प्रेसिडेंट के किसी भी जो होता है ना कैंडिडेट, उसको वो देते हैं। कुछ मेजॉरिटी स्टेट्स ने ये रूल बना दिया है, लॉ बना दिया है कि लोगों ने जिस कैंडिडेट को चूज किया है, अगर वो डेमोक्रेट्स का है और अगर वो या फिर वो रिपब्लिकन का है, तो वो आगे अपने डेमोक्रेट या रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को ही वोट देगा। लेकिन ये स्विचिंग होती है बहुत सी स्टेट्स में, और वो लोग क्या करते हैं कि लोगों ने तो उनको डेमोक्रेट्स के लिए वोट दिया है, और वो जब प्रेसिडेंट के बंदे के लिए वोट डालते हैं तो वो रिपब्लिकन को डाल देते हैं। सो ये इस तरह के मामला हैं। उसको कॉपी करने की एक बहुत ही नाकाम कोशिश थी, बहुत उसमें करप्शन थी और वो सब मामला थे। तो वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल नहीं सका। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ इसलिए अभी तक, पहली बात रीज़न तो ये वो देते हैं कि दोनों किसी को पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज ही नहीं था कि जो उसको सस्पेंड करेगा या जो उसको एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। सो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा कि जब मुशर्रफ का ये केस है बेसिकली ये जो चल रहा है, इसमें एक ये भी शामिल होता था कि मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया है, उसको एब्रोगेट करने की कोशिश की है। और कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, इफ समवन caught okay, if someone is caught in conspiring, कि मतलब उर्दू में थोड़ी सी मैं इसकी ट्रांसलेशन कर दूं कि अगर कोई शख्स पकड़ा जाए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को उसको रिमूव करने की, ख़त्म करने की, सस्पेंड करने की साजिश में, या इवन कि वो सिर्फ प्लान भी कर रहा है, तो उसकी सजा आर्टिकल 6 के तहत मौत है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई भी किसी भी तरह का हो वो इसको ख़त्म नहीं कर सकता, इसको रिमूव नहीं कर सकता इसको। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ आपने देखा है कि माशाल्लाह से जब मार्शल लॉज लगते रहे हैं तो उन्होंने इसको उसका जुगाड़ निकाल लिया। सबसे पहले जुगाड़ निकाला था ज़ियाउल हक साहब ने। उन्होंने इसको टोटली सस्पेंड नहीं किया, पार्शली कर दिया। जो मेन फंक्शन थे वो उस तरह कर दिया और जुडिशरी को वहीं पे रखा, और फिर कहूँ वो अपने फ्रेमवर्क्स और लीगल फ्रेमवर्क्स और इस तरह की ये साथ पास करके उन्होंने इसको नीम मुर्दा हालत में उसको इम्प्लाई किए रखा और अपनी हुकूमत करते रहे। फिर जब हमारे पास मुशर्रफ साहब आए, फुट स्टेप्स इनके पास पहले ही मौजूद थे। उनके पास एक एक होता है टेम्पलेट मौजूद था कि मुझे किस सिस्टम को फॉलो करना है। उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को नीम मुर्दा हालत में रखा, और पीसीओ के तहत जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ये 2 इस तरह के वो पास करके और जजेस को मजबूर किया कि वो उनके जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उनके तहत वो हल्फ उठाएं। और उसके तहत उसमें ये क्लियरली मेंशन था कि आप प्रेसिडेंट को या उनके जो जो भी क्रॉनीज और कॉलीग्स हैं उनके ऊपर कोई किसी किस्म का केस नहीं सुन सकेंगे, और आप ये नहीं कर सकेंगे। वो मतलब एक पूरी वो एक दास्तान थी। बहुत से जजेस ने रिफ्यूज कर दिया था कि ये जुडिशरी की जो है ना वो एक क्या कहना चाहिए, तौहीन है, हम नहीं करेंगे। उन्होंने हाथ नहीं उठाया था। फिर बाद में उनको जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उनको कंपनसेट भी किया गया, लेकिन उसमें फिर एक फेमस केस इफ्तिखार चौधरी साहब का है। फिर इन्होंने
उस टाइम तो हल्फ उठा लिया, लेकिन जब इमरजेंसी लगी, जब मुशर्रफ ने दोबारा उस टाइम ये चीफ जस्टिस थे, उनको हटाने की कोशिश की, तो फिर पूरी एक वकला की जो मूवमेंट है, लॉयर्स मूवमेंट जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है, जहाँ से ये वकला गर्दी शुरू हुई है, फिर वो सब चलाई गई और परवेज मुशर्रफ को लाल मस्जिद के उस ब्लंडर के बाद इस इमरजेंसी की से जो एक्सट्रीम पावर जो शो हुआ, और फिर जो 12 मई का जो कराची में वाक़या हुआ, उसकी वजह से वो टोटली कोलैप्स कर गई उनकी गवर्नमेंट और उनको हटना पड़ गया। एनीवेज, ये तो बहुत लंबी डिस्कशन होगी कॉन्स्टिट्यूशन पे। अमेंडमेंट का भी आपको पता है यार, अमेंड नॉर्मली जो बिल्स अप्रूव होते हैं वो 51% मेजॉरिटी से होते हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट्स जो होती है, जो लॉज वगैरह जो होते हैं, बिल वो होता है जो भी अप्रूव नहीं होता, जो क्रूड फॉर्म में होता है, जब वो पूरे प्रोसेस से आगे, मैं प्रोसेस में है, मैं बताती हूँ, जब वो पूरे सॉरी जब वो पूरे प्रोसेस पे से गुजरता है तो फिर वो लॉ बन जाता है। ओके, सो अमेंडमेंट हमेशा जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से पास होती है, लेकिन यूएस के अंदर भी, यूके के अंदर भी, और पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी, लेकिन क्योंकि यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और स्टेट्स हैं वहाँ पे, सो यूएस के अंदर अभी तक आई गेस 25 अमेंडमेंट्स पास हुई हैं, और ये सब अमेंडमेंट्स पहले कांग्रेस अप्रूव करती है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करता है, और फिर ये स्टेट्स की तरफ चली जाती हैं। जिस 50 स्टेट्स से में से 35 स्टेट्स को एटलीस्ट अमेंडमेंट्स को अप्रूव करना होता है, और उसके बाद वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। सही है, आगे कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। बहुत से बिल्स और लॉज इस तरह हैं जो बने हैं, जैसे कि औरतों को राइट्स देना, उनके वोटिंग राइट्स देना, और बाकी और भी चीज़ें। अच्छा, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं? ओके, इन लेजिस्लेशन दे सेड दैट, लेजिस्लेशन आगे नहीं, इधर ही है। In legislation, they said that legislature passes new laws or amends or repeals old ones when they become absolute, obsolete, and or when so required. कि वो लॉज बनाती है, पिछले लॉज को अमेंड करती है, अगर वो टाइम गुजर गया, वो जो लॉज थे वो अब इस पीरियड और इस इरा को सूट नहीं करते, तो उनको रिपील कर देती है। जैसे आपने देखा है कि कुछ स्टेट्स के अंदर अब ये एक नई, जो हम तो ऑब्वियसली हम इसको प्रूव नहीं करते, लेकिन स्टेट्स के अंदर ये जो क्लॉज थी जेंडर्स वाली, इसको रिमूव किया जा रहा है, और LGBTQ को और सेम सेक्स मैरिजेज और होमोसेक्सुअल को राइट्स दिए जा रहे हैं। और इवन कि यूएस के अंदर 2018 में एक बेकर को सिर्फ इसलिए $1,000 का और समथिंग $11,000 का फाइन हो गया कि उसने रिजेक्ट किया था वो, कि वो एक होमोसेक्सुअल कपल के लिए केक नहीं बनाएगा। सो दे सेड कि आपने उसका फंडामेंटल राइट जो है वो हर्ट किया, सो बेकर को फाइन हो गया था। सो इसी तरह की इन्होंने वो 2012 में आई गेस, 16 में, हाँ 16 में आई गेस ये क्लॉज खत्म हुआ है, ओबामा गवर्नमेंट ने किया है, और आई गेस ये कोर्ट ने इसको कहा था कि उनको सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ किया था। सो इस तरह की चीज़ें। आयरलैंड का आई गेस इस टाइम है, या आयरलैंड है या आइसलैंड है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो होमोसेक्सुअल है। यार मैं किस तरफ जा रही हूँ, एनीवेज, सो वो, हाँ, वो रिपील कर देते हैं ओल्ड वंस को, जो जो एब्सोल्यूट हो जाते हैं, जो काबिल अमल नहीं रहते हैं इस टाइम। सबसे पहले जो वो हाँ, फाइनेंशियल में बाकी इसको भी कर देती हूँ। हाँ, फाइनेंशियल फंक्शंस के अंदर हाउस की कमेटीज होती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है, ऑन कमेटीज ऑन फाइनेंस, जो कि चेक रखती है, जो कि इस तरह की इनकी साइड बाय साइड मीटिंग्स होती हैं, जिसके अंदर ये प्रपोजल्स को, इन सब चीज़ों को देखते हैं, और कुछ जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं, जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम, उसके ऊपर वो उसको प्रेजेंट करते हैं, और फिर वो उनको रिमूव करने की कोशिश करती है, नहीं तो फिर वो इसको डिस्कशन के लिए हाउस के अंदर ले जाते हैं, या जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर ले जाते हैं। जैसे दैट दे हैव, यूनाइटेड स्टेट्स का ही मैंने पहले भी मेंशन किया था कि legislature has control over national finances, it has the power to grant money to the government, जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दी मैक्सिको की वॉल की, गवर्नमेंट which cannot collect taxes without its previous approval। वो भी एक अलग पूरी डिस्कशन है टैक्सेस के ऊपर, यूएस के अंदर बहुत डिबेट होती है। द रीजन इज दैट द लेजिस्लेचर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज द कस्टोडियन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड पब्लिक मनी।
ठीक है। लेजिस्लेचर के पास इसलिए राइट है कि वो उनकी टैक्सेस के ऊपर कर सके, आर्गुमेंट कर सके, क्योंकि वो कहते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, इसलिए वो गार्डियन है, वो कस्टोडियन है लोगों के इंटरेस्ट के और उनकी मनी के, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ कोर्स जो टैक्सेस के थ्रू पैसे कलेक्ट करती है वो पब्लिक मनी होता है, उसके ऊपर लोगों का राइट है। So they said that it supervises the revenue and expenditure of the government, reviews them by discussing and approving the national budget presented in the legislature before the beginning of the new fiscal year. हमारा फिजिकल ईयर जून में शुरू होता है, इंडिया का फेब में शुरू होता है, और बाकी मुझे अभी याद नहीं है। हाउस कमेटी ऑन फाइनेंस स्टूडेंट, ठीक है। आगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी था, सॉरी आई गेस मैंने इसको स्किप थोड़ा सा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के अंदर यही है कि पार्लियामेंट जो है वो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें से कैबिनेट आपको पता है जो होती है वो दोनों हाउसेस के मेंबर्स में से होती है, लेकिन जो यूएस के अंदर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ से प्रेसिडेंट जो है वो फ्री है, वो कहीं से भी किसी को भी अपना कैबिनेट का मेंबर ले सकता है, बट देयर इज अ कैच कि वो जो कैबिनेट का मेंबर होगा वो अप्रूव होगा सेनेट से। सो बट एक उनका ये कस्टम भी है कि यूएस के अंदर मोस्टली अगर वो कोई बहुत कंट्रोवर्शियल ना हो तो जो सेनेट होती है वो मोस्टली प्रेसिडेंट का जो भी चॉइस का बंदा होता है ना वो उसको अप्रूव कर देती है, क्योंकि उनके वो कहते हैं कि उसको क्योंकि उसने इलेक्शन जीता है, सो इट्स हिज राइट कि वो अपनी चॉइस की बास्केट पे ना वो अपने अंडे रखे और जिस तरह की मर्जी वो उसको चलाना जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ये होता है इसका, दैट लेजिस्लेचर आल्सो कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव स्पेशली इन द कैबिनेट or parliamentary form of government. The cabinet is responsible to the legislature. आपने देखा होगा पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर हर दूसरे दिन नेशनल असेंबली के अंदर डिबेट्स हो रही होती हैं, जो मेंबर्स ऑफ द हाउस हैं वो खड़े होके किसी भी अपने हल्के के किसी भी अपने जो उनको भी उनकी पार्टी ने असाइन किया हुआ है पोस्ट वगैरह, चाहे वो एजुकेशन है, हेल्थ है, इस तरह के सेक्टर्स है, वो कहते हैं कि स्पीकर साहब मेरा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट है उनकी तरफ, मुझे इन बातों का जवाब चाहिए और गवर्नमेंट ने ये पैसे कहाँ खर्च किए। लास्ट वीक अख्तर मैंगल साहब की मैंने स्पीच देखी थी, वो कुछ इस तरह के ऑब्जेक्शंस कर रहे थे। इसी तरह ये सब हाउस के अंदर ये काम चलते रहते हैं। और हाँ, यूएस के अंदर ऐसा नहीं होता, कैबिनेट को वो बुला नहीं सकते इस तरह कि हमें आके बताएं आपने क्या किया है, वो अपने डिसीजन जो हैं वो खुद ही इन्फॉर्म कर रहे थे। हाँ, यूएस के अंदर हेयरिंग्स ज़रूर होती हैं अगर कोई इस तरह का इशू बन गया हो तो। एनीवेज, सो आगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में ये भी है कि जब यूके के अंदर अभी कुछ दिनों पहले एक मिनिस्टर थे, आई गेस मुझे याद नहीं है उनकी मिनिस्ट्री कौन सी थी, बट उन्होंने कुछ न्यूज़ वगैरह लीक कर दी थी हवाई से रिलेटेड, जो चल रही थी उनकी डिबेट डिस्कशंस जो चल रही थी चाइना के साथ 5G के ऊपर, वो न्यूज़ कुछ निकल गई थी। सो मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ गया था। और इसी तरह ही बाकी मामला भी होते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं फ्रांस के अंदर एनवायरनमेंट मिनिस्टर और ये सारे इमानुअल मैक्रोन को छोड़ के चले गए थे, वो रिज़ाइन कर देते थे। और या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इस यूएस पार्लियामेंट के अंदर ये भी होता है कि अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो है ना वो लेके आते हैं, वो इसको एक फ्रांस का एक वर्ड होता है, मोशन लेके आते हैं, और फिर पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उसको अपनी सीट और अपनी कैबिनेट किसी बचाने के लिए अपनी पार्टी की मदद लेनी पड़ती है, नहीं तो अगर वो हार जाए तो वो उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ जाती है। इसी तरह फिर इसका एक ये भी होता है कि अगर लेजिस्लेचर के ऊपर कॉन्फिडेंस ना रहे तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी गवर्नमेंट सस्पेंड कर देता है और कहता है कि न्यू इलेक्शन जो है वो कॉल कर देता है। न्यू इलेक्शन ऐसे अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 90s में हुआ था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, जब उनकी और जुडिशरी का क्लैश नहीं खत्म हो रहा था तो फिर मिलिट्री के जो हेड थे आई डोंट नो वो करामत साहब थे या कुछ इस तरह थे, वो उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने दोनों को कहा, जज को भी कहा कि आप रिज़ाइन करें, नवाज शरीफ को भी कहा कि आप रिज़ाइन करें, और न्यू इलेक्शन जो थे वो कॉल कर दिए थे। उसमें नवाज शरीफ को जो है 2/3 मेजॉरिटी मिल गई थी और बाकी फिर आपको पता ही। Anyways, they said that if cabinet fails to satisfy the members, they can pass a vote of
censure or lack of confidence in the members. Yes, uh, in which in which case the ministry has to resign. But if the cabinet believes that the majority in the legislature, which has criticized it, does not possess the support of the public opinion, it can dissolve the legislature and seek the verdict of the people by a new election. Early elections, I guess, अभी कहीं पे हुए हैं किसी स्टेट में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एनीवेज, नेवरदलेस कांग्रेस, ओके ठीक है। फिर अमेंडमेंट्स वाला हो गया, वो बता दिया। अदर फंक्शन के अंदर, सॉरी डिस्कशन बहुत लंबी हो गई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए तो आपको रियल में समझ आ जाता है कि स्टेट्स कैसे काम करती हैं। अदर फंक्शंस के अंदर जैसे दैट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ब्रिटिश का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो उनकी हाई कोर्ट भी है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ इंग्लैंड है, वो किसी को भी पार्डन कर सकती है। जो लॉर्ड्स है वहाँ पे बैठे हुए, वो किसी को भी पनिश कर सकते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी है, ठीक है। देन they said that in the American Senate, which is member of the Congress, has the power to sanction important administrative appointments, ठीक है। वो भी आपको ब्रिट कैनवा की हेयरिंग, अगर आपने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया हो तो आपको पता होगा कि यूएस के वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल थे अपनी, उनका जो हिस्ट्री थी कि औरतों को वो हरास करते रहे, उसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा टफ हेयरिंग्स होती रही हैं। और फिर उसमें वो खातून भी आती रही हैं, वो भी बताती रही हैं कि किस तरह उनके स्टूडेंट थे, वो कोलीग थे, क्लासमेट थे, और इस तरह उनको परेशान करते रहे। बट ये हुआ है कि मुश्किल से वो, उन्होंने 100 सीट्स होती हैं सेनेट के अंदर, तो 51 सीट्स लेके वो जीते हैं, और 51 या 52, बट वो बहुत मुश्किल थी, बहुत टफ थी। और एवरीबडी वाज क्रिटिसाइजिंग कि ब्रिट कैनवा जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस ऑफिस फॉर इट्स मॉरल सेंटिटी, ठीक है। जजेस को उनका जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल चाक बोर्ड की तरह वो क्लीन होना चाहिए, नहीं तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, फिर वो सेंक्शन रेफर कर सकते हैं। अच्छा, एक और यूएस के अंदर वो भी है, मैनी लेजिस्लेचर, हाँ। यूएस के अंदर आपको पता है कि आज तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच हो नहीं सका, लेकिन 2-3 जो है वो सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट हुई हैं, ठीक है। एक उनका जो 7th प्रेसिडेंट था या 17th प्रेसिडेंट था, एंड्रयू जैक्सन था, और दूसरा हमारे ये जो थे बिल क्लिंटन साहब थे। और इसी तरह ही उनके प्रेसिडेंट्स को इम्पीच करने की अटेम्प्ट होती रही, लेकिन आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। और दूसरा ये कि यूएस के अंदर कांग्रेस के पास ये भी राइट होता है कि वो इलेक्शन में अगर टाई हो जाए, कोई भी 269-70 वोट्स ना ले सके, जो नेसेसरी है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए। ओवल ऑफिस प्रेसिडेंट के ऑफिस को कहते हैं यूएस के अंदर। ओवल ऑफिस की सीट सिक्योर करने के लिए अगर कोई भी कैंडिडेट 269-70 सीट्स ना ले सके और वो टाई हो जाए, तो इस टाई को इस फसाद को तोड़ने के लिए, वो लोग ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए, हाउस डिसाइड करता है कि दोनों में से किस मेंबर की वो को उसमें आना है, ओवल ऑफिस में आना है, वो वोटिंग करते हैं उसके थ्रू। और लास्ट टाइम बट ऐसे हुआ था कि 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर जो है वर्सेस एल गोर, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, ALGORE, एल गोर। बहुत से लोगों को आज तक ये लगता है कि एल गोर के साथ जाती हुई वो टाई हो गया था इसी तरह इलेक्शन, लेकिन एल गोर को कहीं से खबर मिली कि जो वर्जीनिया नहीं, कौन सा अल्बामा था, नहीं फ्लोरिडा था, उस स्टेट में उनके पास वोट्स थे। तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाने के बजाय उन्होंने कहा कि फ्लोरिडा के रिकाउंट्स किए जाए वोट। बट जब वो रिकाउंट हो रहे थे तो यूएस जुडिशरी ने इधर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, और पार्लियामेंट से वोटिंग में जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब, जो बहुत ही, आपने अगर वो मूवी देखी हो, कौन सी है, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं इसका नाम बाद में कमेंट्स में पोस्ट कर दूंगी, जिसके अंदर डिक चैनी और यूएस प्रेसिडेंट जो हैं वो दिखाए गए हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, कि किस तरह जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है, डिक चैनी उसका कैरेक्टर कैसे पोर्ट्रे कर रहा है अपनी बीवी के सामने कि वो क्या है, कैसी है, उसको कैसे गेस करता है। और उसके बाद वो डिक चैनी के
उसको डिक चैनी के साथ उसकी मुलाकात होती है और डिक चैनी उसको कहता है वो बुश उसको ऑफ़र करता है कि मेरी एडमिनिस्ट्रेशन जॉइन करो, तो वो कहता है कि मैं बहुत सी हाई पोस्ट पे रहा हूँ और मैं इस तरह की वाइस प्रेज़िडेंट की नॉमिनल पोस्ट पे नहीं रहूँगा और अगर मुझे रखना है तो फिर मुझे मुझे पावर्स चाहिए, मुझे फॉरेन पॉलिसी की पावर्स चाहिए। डिक चैनी उससे पहले एक बिज़नेस पोस्ट पे थे, सो मुझे ये वो पावर्स चाहिए, लेकिन उसमें बेसिकली एक डिक चैनी को एक हॉरिबल इविल उसमें दिखाया गया है और वो रिस्पॉन्सिबल भी है। इराक जो इन्वेजन हुई, कहते हैं कि वो डिक चैनी की इनिशिएटिव था, वो उसकी माइंड प्लानिंग और वो ब्रेन चाइल्ड था इराक इन्वेजन, क्योंकि वो एक कंपनी का नाम लेते हैं, अभी वो कंपनी भी मुझे याद नहीं आ रही सॉरी, जो ऑयल की कंपनी थी, उसके साथ रिलेशंस थे डिक चैनी के और वो वहाँ पे उसको इराक की जो ऑयल की अबंडेंस थी ना वो उसको दी गई और कंपनी को काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसका फ़ायदा हुआ और ये सब कुछ जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इनकम्पिटेंस की वजह से हुआ। एनीवेज़ ये बहुत लंबा हो गया। ओके। हाँ, अदर फंक्शंस में ये सब फंक्शंस भी वो करते हैं यूएस के अंदर, जो जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी ट्रीटाइज़ होते हैं, स्टेट उसको जो वो है सेनेट है वो उसको हाँ, सेनेट जो है वो उसको रेटिफ़ाई करती है। वुडरो विल्सन ने जब ये साइन किया था कि वो लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करेंगे और ये सब चीज़ें थी, तो वो सेनेट ने अप्रूव नहीं किया था, जिसकी वजह से कहते हैं कि लीग ऑफ नेशन के फेलियर का एक बड़ा रीज़न ये था कि उसमें जो मेन फाउंडर था, जिसका ये प्लान था, जिसने ये पीस इनिशिएटिव लेके आया था कि दुनिया में अब अमन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, उसको तो इजाज़त ही नहीं मिली उसकी सेनेट की तरफ से कि वो ज्वाइन कर सके। सो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। ओके। फिर आ जाते हैं डिस्पोटिक और ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की तरफ के वहाँ पे भी तो लेजिस्लेचर होता है ना, जैसे कि चाइना, जैसे कि टर्की, जैसे कि रशिया, जैसे कि इजिप्ट ले लें, वेनेजुएला ले लें, बहुत सी स्टेट्स हैं ऐसी जो ऑटोक्रेटिक हैं, डिस्पोटिक रूल है वहाँ पे। सो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, वहाँ की जो लेजिस्लेचर्स होती है ना, रबर स्टैम्प इज माई पर्सनल फेवरेट वर्ड फॉर दीज स्टेट्स, स्टेट्स लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि चाइना में आपने देखा होगा कि साल में एक दफ़ा वो जो क्या उसका नाम है, पीपल्स कांग्रेस है, वो चाइना की जो पीपल्स कांग्रेस है वो मिलती है और आई गेस वो अक्टूबर या सितंबर में मिलती है, पूरे साल में एक दफ़ा, सॉरी, पूरे साल में एक दफ़ा मिलती हैं और उसके बाद वहाँ पे जो पोलिट ब्यूरो ने जो उनके लिए लॉज बिल्स जो हैं वो करके रखे हुए होते हैं, बस उसने मिल बैठ के वहाँ पे चाइना में, क्योंकि सिर्फ एक वन पार्टी सिस्टम है, सो वहाँ पे कोई इस तरह की अपोजिशन है भी नहीं और कोई इस तरह कर भी नहीं सकता, तो बस वो उन लॉ बिल्स को अप्रूव कर देती है। लास्ट टाइम आपने देखा कि उन्होंने शी जिनपिंग को का हयात सदर उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया, कोई इसकी वो इस तरह ऑब्जेक्शन नहीं थी। सो बस पॉलिट ब्यूरो ऑफ चाइना जो है ना, ये 7-8 लोगों की हाईएस्ट कमेटी होती है चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। इसके पास सारी पावर्स होती हैं और ये समझ लें कि किंग मेकर्स है, ये डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट कौन होगा, पार्टी का सेक्रेटरी कौन होगा, किसको कौन सी वहाँ पे रहना है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डिसीजंस ये लेती है और लेजिस्लेचर जो है वो बस इनकी डिसीजंस पे स्टैम्प लगा देती है अप्रूवल की। इसी तरह ये कहता है कि नॉन एग्जिस्टेंट होती है, बेसिकली एग्जिस्टेंस तो वो करती है लेकिन उसका वो जो काम है वो कर ही नहीं रही है, तो आप समझ लें उसको कि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। टर्की के अंदर जिस तरह के तैयब उर्दवान जो है वो रूल बनाना चाह रहे हैं, लॉज बनाना चाह रहे हैं, वो उसको भेज देते हैं और ग्रैंड असेंबली जो है उनकी वो अप्रूव कर देती है। रशिया के अंदर आपने खैर से रशिया की जो फेमस आदत है प्रेसिडेंट पुतिन के अंदर अंडर, वो अपने अपोजिशन लीडर्स को या तो जेल में फेंक देते हैं या गोली मार के रोड के किनारे उनको खात्मा ही कर देते हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी डेस्पोटिक रूल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहे हैं कजाकिस्तान के अंदर और इन स्टेट्स के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसकी असल रूह जो है वो थोड़ी बहुत वापस आ रही है और फिर कंसल्टेटिव बॉडी है, मतलब लीगली इसकी कोई ऐसे वो स्टैंप नहीं है, बस उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस के लिए वो दे देते हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि उन स्टेट्स के अंदर इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब आगे हम लोग कितना हमने टाइम ज़ाया किया है। ओके। ओह माय गॉड, 1 घंटा हमने लगा दिया है। टाइम आज मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, सो सॉरी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
वेलकम बैक। लेजिस्लेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू यहाँ से होता है कि एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल, आपका बिल इंट्रोड्यूस होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में हमेशा बिल लोअर हाउस में होता है। यूएस के अंदर आप सेनेट में कर दें, लोअर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कर दें, डजंट मैटर। और उसके बाद उस पर डिबेट होती है। डिबेट वीक्स तक भी चलती है, कब कुछ कुछ डिबेट्स तो मंथ्स तक भी चलती हैं। वो स्टेट के उस प्रोसेस पे है कि कितनी टाइम ले रही है गवर्नमेंट उसको अ, उसके उसके ऊपर सारे जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसको रिमूव करवाने में, ठीक है। उसके बाद 2-3 दफ़ा जो है ना, पहले ये लोग जो फाइनल वोटिंग है ना वो नहीं है, पहले इस तरह 2-3 दफ़ा वोटिंग करवाते हैं कि एटलीस्ट अंदाज़ा हो सके कि ऑब्जेक्शंस क्या आ रहे हैं, कहाँ पे लोग हम लोग कर रहे हैं। फिर फाइनल वोटिंग होती है और उसके बाद फाइनल वोटिंग में अप्रूवल या रिजेक्शन का जो है ना वो पता चलता है। अगर तो अप्रूव हो जाए फिर आता है हेड ऑफ स्टेट। हर कॉन्स्टिट्यूशन में, हर स्टेट में जो फाइनल सिग्नेचर्स होते हैं वो हेड ऑफ स्टेट करता है। और उसके बाद हालांकि तो वो नॉमिनल होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। यूएस प्रेसिडेंट के पास तो वीटो है, वो किसी भी लॉ को वीटो कर सकता है और वो लॉ फिर आगे नहीं बनेगा। वो बिल जो है वो आगे पास होके लॉ नहीं बन सकता, वो वापस चला जाता है और फिर वो डिबेट। लेकिन पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो रिव्यू के लिए वापस भेज दे, फिर उनको कुछ टाइम दे, 3 या 9 वीक्स का या मंथ्स का, इस तरह 3 मंथ्स का वापस, कि आप इसको वापस लेके आए तो फिर वो पूरा प्रोसेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो फिर करेंगे। सो हेड ऑफ स्टेट सिग्नेचर करता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो इसके बाद, इस स्टेप के बाद वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जैसे कि वो हाँ, नहीं ठीक है, सही है, दोनों फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में वो लॉ बन जाता है, अनलेस कि वो ऐसा लॉ हो जिसमें स्टेट्स जो है वो पर्टिकुलरली उनका जो उसके साथ वो क्या उसे कहते हैं, उसका उसके साथ उसके उसके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हों, और फिर वो उस स्टेट को भी लिया जाता है इन कंसेंसस में कि क्या करना। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स जो हैं वो बेसिकली दो हैं लेजिस्लेचर्स की, यूनिकैमरल और बाईकैमरल। यूनिकैमरल एक हाउस वाली स्टेट को कहते हैं यूनिकैमरल, जिसका एक हाउस हो। चाइना के को ले लें आप, आई गेस टर्की को भी ले लें। हाँ, और भी मतलब ये बहुत कम है अभी ये रूल, ये जो है यूनिकैमरल बहुत कम स्टेट्स में है, और जो मोस्ट पॉपुलर है वो बाईकैमरल है। फिर आगे इनके कुछ नाम है, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर, पार्लियामेंट। हर स्टेट के अंदर जो पार्लियामेंट का नाम है वो डिफरेंट है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अंदर आप पार्लियामेंट ही कहते हैं, यूएस के अंदर कांग्रेस कहते हैं, रशिया के अंदर डूना है वो कहते हैं, फ्रांस के अंदर इस तरह, मतलब ये नाम डिफरेंट है, ये एक नाम नहीं होगा इनका। हर स्टेट ने उसको अपना नाम, अपनी लैंग्वेज में अपना नाम दिया है। फिर आ जाते हैं मेरिट्स बाय कैमरलिज्म। यस, मेरिट्स ऑफ बाय कैमरलिज्म। इससे पहले थोड़ी एक दो बस मेंशन कर दूं कि जो एक्टिव और जो परफेक्टली वर्किंग लेजिस्लेचर होती है उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। वो मैंने लिखी नहीं, मैंने कहा बस ऐसे ही बता दूंगी। एक तो वो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इस तरह कि वो ऑल काइंड ऑफ जो माइनॉरिटी ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और एथनिसिटीज और हैं, इन सबको वो इंक्लूसिव होती है, वो इन सबको ऐड करती है, सबको लेके चलती है। पार्लियामेंट पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर भी जब फाटा का नहीं था, उसका उसका लीगल स्टेटस इस तरह बराबर नहीं था, उसको प्रॉपर उसमें नहीं लाया गया था, फिर भी उसको स्पेशल सीट्स जो थी वो हाउस के अंदर, नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर दी जाती थी, ठीक है। और इसी तरह ही, लेकिन फिर भी कुछ जीबी वाले लोग जो हैं वो उनको थोड़े से इश्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस तरह नॉर्मल मेंबर्स की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो स्नब किए जाते हैं। यहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है, लोग जो है वो मेंबर्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ वहाँ से लीडर्स उठते हैं, और फिर जैसे आपने अभी पश्तीन साहब जैसे देखे, वो पॉपुलर वॉइस बन के उठते हैं और फिर वो अपने इंटरेस्ट या जो भी एजेंडाज हैं वो परफॉर्म करते हैं। सो इसलिए नेशनल जो लेजिस्लेचर होती है उसको उसको रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसको सब जो हैं
उनको ऐड करना चाहिए, माइनॉरिटीज़ ग्रुप को, एथनिसिटीज़ को, जो भी हैं इस तरह, ठीक है। जैसे अभी इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो सदर्न पंजाब की वोट्स जीते हैं, वो इस नारे पे जीते थे, इस स्लोगन पे जीते थे कि हम लोग जनूबी पंजाब का, साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे नया। सूबा तो बन नहीं रहा, और उन्होंने उनको लॉलीपॉप दे दिया है मिनिस्ट्रीज वगैरह दे के और सेक्रेटेरिएट वगैरह काम करके। मे भी अगले 10-15 साल तक सूबा भी बन ही जाएगा। ओके, देन दे से द गुड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। इसमें वो कहते हैं कि इट शुड बी द लेजिस्लेचर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एज टू प्रिवेंट हैस्टी legislation. Laws affect everyone in the state, so they must therefore be made only after thorough and proper discussion and deliberation in the legislative assembly. यहाँ पे फिर एक कोट है अरिस्टोटल की, जिसमें वो कहते हैं कि शुड बी लॉज आर रीजन विदाउट पैशन, ठीक है। ही सेड दैट लॉज आर रीजन विदाउट पैशन, के लॉज जो है वो लॉजिकल होने चाहिए, इस सेंस में कि वो आपको समझ आए कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों ज़रूरी है, वो पैशन और इमोशन बेस्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर जो है, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर्स के अंदर इस चीज़ को ऑथर ने डिस्कस किया हुआ है कि लिमिट कितनी होनी चाहिए, मेंबर्स होते हैं ना जितने भी, वो कितने होने चाहिए। चाइना के अंदर जो है वो तकरीबन 2200 हैं, यूएस के अंदर आई गेस 535 हैं, पाकिस्तान के अंदर 342 नेशनल असेंबली और 104 हैं आई गेस सेनेट के इस टाइम। सो ये जो है ना वो कहते हैं कि एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई कि लोअर हाउस में, नेशनल असेंबली में आप कह लें, या यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, या यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स में, सॉरी, जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो पॉपुलर बेस्ड होती है, ठीक है। और हाँ, पॉपुलर बेस्ड होती है। और जो अपर हाउस होता है इसमें, और लोअर हाउस में आई गेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी आप कह लें इस तरह होती है, और जो अपर हाउस होता है इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर और यूके के अंदर, और यूएस का, यूके का थोड़ा सा ओवर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का आप उसको निकाल लें, यूएस और पाकिस्तान के अंदर जो अपर हाउस है, जिस दोनों का नाम सेनेट है, वहाँ पे इक्वल जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन दी गई है ईच स्टेट को, और पाकिस्तान के अंदर ईच प्रोविंस को। हर प्रोविंस के पाकिस्तान में की सेनेट में 20 सीटें हैं, और यूएस के अंदर हर स्टेट की 2 सीटें हैं, ठीक है। 2 ही है ना, हाँ 2 ही हैं। सो इस तरह ये इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी डिफरेंट होती है। और जो लोअर हाउस होता है उसमें जितनी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से होती है, वो कोई भी उसमें इक्वालिटी पे वो बेस नहीं होती, ठीक है। Okay, so they said that legislature should not be too small or very large to prevent adequate deliberation by it. They said that it's essential that the number of persons should be large enough to represent all important sections, interests, and classes in the nation. Okay, फिर हम लोग अब आ जाते हैं अपने merits of bicameralism. बाईकैमरलिज्म आपको अभी भी बताया है कि 2 हाउसेस वाली स्टेट को कहेंगे, जहाँ पे 2 हाउस होते हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस, लोअर चैम्बर, अपर चैम्बर। पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली एंड सेनेट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका फ़ायदा कह लें, बेनिफिट, एडवांटेज कह लें, मेरिट कह लें, वो ये है कि इट प्रिवेंट्स हैस्टी लेजिस्लेशन। पाकिस्तान के अंदर तो खैर से हमें देखने को ये मिला कि जब नवाज शरीफ साहब को हटाया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो शाम को जनाब बिल का एक प्रपोजल भी इनिशिएट हो गया, और वो बैठ के उन्होंने पार्लियामेंट में अप्रूव भी कर दिया, और जनाब अली उन्होंने डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद आर्टिकल 62-63 का जो वो है दयानतदारी ईमानदारी का, वो उसको साइड पे करके उन्होंने अमेंडमेंट करके और नवाज शरीफ साहब को पार्टी का चेयर बना दिया। और इसके साथ वो जो दूसरी वाली अमेंडमेंट उन्होंने एक वर्ड चेंज कर दिया था, वो ख़त्म नबूवत वाली की पैराग्राफ के अंदर। सो ये एक शाम की मार थी। अगर वो लॉबिंग अच्छी हुई भी हो, यूएस के अंदर विप सिस्टम होता है वोट्स के लिए। जो पार्टी का विप होता है वो ऐसा बंदा होता है जिसने, हर दोनों पार्टीज में होता है, जिसने वोट्स लेने होते हैं, वोट्स इकट्ठे इंश्योर करने होते हैं। सो वो क्या करता है, अगर आपने, हाँ, एक ड्रामा है पॉलिटिकल, उस पे है यूएस की, हाउस ऑफ कार्ड्स, मेरा बड़ा फेवरेट रहा है 5 सीजन्स तक। और
उसमें वो स्टोरी है कि वो दिखाया गया है कि वो पार्टी के विप से वो बंदा शुरू होता है, विप वो वोट इकट्ठे करता है, वो टैक्टिक्स डिफरेंट यूज़ करता है, वो प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करता है, वो बेनिफिट्स के यूज़ करता है, गिव एंड टेक के, वो ट्रेड ऑफ के यूज़ करता है, और लोगों को किसी न किसी तरह अपनी मर्जी के बिल अपनी पार्टी के लिए अप्रूव करवाने के लिए वो लोगों की अपोजिशन से भी वो मेंबर्स ले लेता है। सो ये सिस्टम है इस तरह, और फिर भी वो अप्रूव हो जाते हैं। एनीवेज़ जब 2 हाउसेज़ में एक ही चीज़, एक ही बिल जो है, वो इतना लंबी तक देर तक उसकी डिस्कशन चलती है, सो वो अप्रूव नहीं हो सकता। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब की ये दिली ख्वाहिश कि उन्हें खलीफतुल मुस्लिमीन अभी भी सुने तो आपको हैरानी होगी। 90s में जब नवाज़ शरीफ साहब नए-नए आए, तो इनकी हसरत थी कि इन्हें खलीफतुल मोमिनीन या मुस्लिमीन के नाम से लक़ब से पुकारा जाए, वज़ीर-ए-आज़म का नाम चेंज कर दिया जाए। कहते हैं कि नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया, बट सेनेट में जाके, क्योंकि सेनेट में हमारी इनडायरेक्ट होती है, इलेक्शन होता है और उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें आप प्रेशर इस तरह यूज़ नहीं कर सकते, और उसमें वोट चेंज करना आसान है। जैसे कि अभी आपने देखा कि पीपीपी और पीटीआई ने मिलके नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो सेनेट का चेयरमैन था वो लेके आ गए अपना, इवन दो कि मेजोरिटी जो थी वो उसने नवाज शरीफ गवर्नमेंट की पार्टी की थी, लेकिन फिर भी वो अपना बंदा जो है उन्होंने चेयरमैन बना दिया। सो इसी तरह ही हुआ, वो फिर वो रिजेक्ट हो गया, उनकी खलीफा पर मुस्लिमीन बनने की ख्वाहिश जो है वो उधर ही दम तोड़ गई। एनीवेज, yes, they said that laws are reason. Law is reason without passion, so it must be made after proper deliberation and reflection. फिर वो कहते हैं कि अश्यूड स्पीकर, वहाँ पे थोड़ी सी वो यूनिकैमरल की डी, अच्छा एक और चीज़, जितने भी मेरिट्स होंगे बाय कैमरलिज्म के वो डी मेरिट्स होंगे यूनिकैमरलिज्म के, और जितने मेरिट्स होंगे यूनिकैमरल के वो डेफिनेटली बेनिफिट्स होंगे यूनिकैमरल के, वो डीमेरिट्स होंगे बाई कैमरल के। सो अभी हम लोग बाई कैमरल के मेरिट्स, उसकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं, ठीक है। They said that a shrewd speaker can sweep the members of their feet by his rhetorics. तो वो एक इमोशनल और उस तरह की स्पीच करके यूनिकैमरल सिस्टम में वो कोई भी किस तरह का लॉ जो है वो अप्रूव करवा सकता है, बट the rhetorical feat cannot be repeated in this other house. So it is often noticed that the members of two houses are different in habits, attitudes, education, interests. तो इसकी वजह से वो जो सेम rhetorical speech तो थी, जो टैक्टिक था, वो आप दो दो दफ़ा रिपीट नहीं कर सकते हैं। सो अपनी मर्जी का बिल पास करवाना would be a little bit difficult. Okay, they said that often the popular lower house is radical and the popular while the upper house is more conservative. ये बात भी ठीक है, किसी हद तक यूके में ऐसे ही है। जो लोअर हाउस होता है वो मोर प्रोग्रेसिव और इस तरह होता है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बाबे बैठे हुए होते हैं वो सारे कंजर्वेटिव्स होते हैं, तो वो मोस्टली चैलेंज कर देते हैं। ओके, फिर वो कहते हैं कि जब दो हाउसेज में लॉ पास वो बिल जो है वो अप्रूवल के लिए पेश होगा, सो it this affords opportunity for second thoughts कि वो public opinion might change. There are the reasons why the second chamber exercises are revising, delaying, controlling, retarding and steadying influence on legislation. ये सब वो टैक्टिक्स हैं जिसकी वजह से अगर पब्लिक परसेप्शन में चेंज आ जाए, पब्लिक ओपिनियन में चेंज आ जाए, तो उनके पास ये एक सेकंड डोर, बैक डोर होता है कि वो उससे उसको लॉ बनने से रोक सके। Hence, it is said that lawmaking in a bicameral legislature is like an appeal from Philip drunk to Philip sober. So ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। I don't know, एक मिनट मुझे देखने देंगे। सो फिलिप ड्रंक एंड फिलिप सोबर का उन्होंने ये थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है कि बाई कैमरल में अगर एक हाउस को जिस तरह की मिस्टेक कर भी देता है, तो दूसरा हाउस जो है वो फिलिप सोबर होगा, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा मिस्टेक करने से। जैसे द चांसलर कैन सेड कोट वन ग्रेट object of the separation of legislature into two houses acting separately with coordinate powers is to destroy the evil effects of sudden action
and strong excitement and precipitate mayors have, ये बहुत लंबी कोट है, सिर्फ चांसलर कैंट की इस बात को आपने कोट कर देना है कि जो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर होगी वो क्या करेगी, इट डिस्ट्रॉयज द इविल इफेक्ट्स ऑफ सडन एक्शन एंड स्ट्रॉन्ग एक्साइटमेंट, जो एक हाउस ले सकता है, ले लेता है इन केस। देन दे से दैट, हाँ वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलर रिप्रेजेंटेशन, वो ये मैंने मेंशन कर दिया है। फिर वो कहते हैं कि चेक ऑन, इट्स अ चेक ऑन लेजिस्लेटिव डिस्पार्टिज्म, इसकी तरफ आ जाते हैं। जेएस यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, वो कहते हैं कि इफ देयर इज ओनली वन हाउस इन अ लेजिस्लेचर, देयर विल बी नो चेक ऑन डिस्पोटिक टेंडेंसीज टू टेक too much power into its own hands. Hence, there will be less individual liberty and less independence of the executive department. वो कहते हैं कि अगर एक ही हाउस होगा तो वो इतना पावरफुल हो सकता है, उसकी जो डिस्पोटिक टेंडेंसीज होती हैं वो इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो इवन एग्जीक्यूटिव को भी ओवरशैडो करने की कोशिश करें। सो हमें दूसरे हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर प्रेशर ऑफ वर्क आ जाता है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो लेसर इंपॉर्टेंस के होते हैं, वो आप सेनेट को या अपर हाउस को दे दें, वो डिवाइड हो जाए, और जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसको फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो लोअर फ्लोर के ऊपर आप प्रेजेंट करें और डिस्कशन में लेके। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बाइकैमरलिज्म का, वो फेडरेशन की डिमांड है। फेडरेशन के अंदर अभी आपको मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो रिप्रेजेंटेशन होती है, अगर तो वो सिर्फ प्रोपोर्शनल हो, इस तरह की मतलब वो स्टेट की पॉपुलेशन बेस्ड पे हो, और हर आपको पता है कि हर स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो एक जितनी नहीं होती है। हर स्टेट को पाकिस्तान के अंदर भी सेनेट के अंदर और नेशनल असेंबली के अंदर बलूचिस्तान की सबसे कम सीट्स हैं, उनके पास सिर्फ 60 सीट्स हैं, और ये चीज़ हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर उनको वीक कर देती है। वो अपनी मर्जी से पंजाब की सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, आई गेस 272 समथिंग है या 100 है, हाँ मतलब जो भी है, लेकिन पंजाब की जो सीट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो कहते हैं कि पंजाब इज़ माइटी। वो जो भी बिल प्रेजेंट करता है, वो जो 51% की जो नेसेसरी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेता है। सो वो अपनी मर्जी के लॉज जो है वो अप्रूव करवा सकता है, बिल अप्रूव करवा सकता है। इसकी वजह से फेडरेशन के अंदर पाकिस्तान फेडरल स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल स्टेट है, चाइना एंड यूके दे आर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। वहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल पे वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होती, डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर डायरेक्ट प्रोविंसेस और यूनिट्स होते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं। सो इनके अंदर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बाइकैमरलिज्म जो है वो डिमांड है इसकी, ताकि वो दो तरह की नॉमिनेशन रिप्रेजेंटेशन रखे। एक वो जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी एक हाउस के अंदर, और दूसरे हाउस के अंदर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। Then they said that they can, bicameralism can become a barometer of public opinion. They said that um, the two houses elected at different times on a different basis of representation are more likely to reflect the changes in the public opinion. ये changes in the public opinion जो है वो ये सिर्फ यूएस के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे दोनों हाउसेज जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। इलेक्ट नहीं होता, वो प्रोविंसेस के अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इवन के नेशनल लेवल पे भी जो लोअर होता है हाउस, वहाँ पे भी, तो वो सब लोग वोट देके उन 100 मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। वो 100 मेंबर्स जो हैं वो कोई भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली क्योंकि इलेक्ट होते हैं, तो वो टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, वो आम लोग भी होते हैं, वो रिलीजियस स्कॉलर्स भी होते हैं, वो डिफरेंट उनकी बैकग्राउंड होते हैं। यस, अब आ जाते हैं मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज्म की तरफ, और आपका डीमेरिट्स ऑफ बाइकैमरलिज्म की तरफ, ठीक है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो यूनिकैमरल है इट्स मोर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वो मेजॉरिटी की आवाज़ होता है, और जैसे दैट
It is said that there is only one will of the state, and there should be only one house to alone to express it. वो कहते हैं कि democracy it is argued that democracy it is argued that should not speak in two house voices. एक स्टेट की विल ऑफ स्टेट की एक ही ओपिनियन होनी चाहिए, सो वो एक हाउस के थ्रू एक्सप्रेस होनी चाहिए. एट ए टाइम दो वॉइसेस जो है वो हो नहीं सकती. सो ये मोर कहना आपको वन स्टेट वो वन पार्टी सिस्टम की तरह साउंड कर रहे हैं, लेकिन वैसे जैसे दैट लॉज अभी सायस जो है वो फ्रेंच हैं, इनकी यहाँ पे कोड जो है वो थोड़ी सी मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. मैं सॉरी इनकी कोड इनकी स्पेलिंग लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ. It's A B E B yes Abby Sayas सॉरी ये गलत है हो गई है, बट यस I E B E S एबी सायस जो है जो फ्रेंच राइटर हैं, इनकी कोट है यहाँ पे. He said that quote law is the will of the people. Law is the will of the people, semicolon. The people at the same time cannot have two different wills on the same subject, semicolon. Therefore, the legislative body which represents the people ought to be essentially one, unquote. दोबारा से कर रही हूँ, दरम्यान में कोई सेमीकोलन वगैरह का वो लूंगी नहीं ताकि आपको समझ आ जाए. Law is the will of the people. The people at the same time cannot have two different wills on the same subject. Therefore, the legislative body which represents the people ought to be essentially one. ठीक है. फिर इसी तरह इन्होंने यूएस के जो फाउंडिंग फादर्स हैं उनको भी यहाँ पे कोट किया है. उनको भी मैं लिखना भूल गई हूँ. यूएस बेंजामिन फ्रैंकलिन, So Benjamin Franklin was also in favor of unicameralism. He was of the view that Benjamin Franklin he compared bicameral legislature to a cart. Cart वो जो क्या कहते हैं उसको उर्दू में, वो जो होता है ना जिसके ऊपर जानवर जो है वो बांध के आगे उसको लेके जाते हैं. He compared bicameralism with a cart with the yes to a cart with a horse on two sides, both pulling in opposite directions. So यहाँ पे वो थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा है. बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो दो हाउसेस की इन अ सेंस के जो दो हाउसेस हैं वो ऐसे उस कार्ड की तरह हैं. कार्ड की एक सेकंड मैं उर्दू देख लूँ. इन दफ़ा उर्दू वाली मेमोरी जो है वो यस छकड़ा और गाड़ी जो होती है वो जिस पे वो लेके जाते हैं बैलगाड़ी. यस बैलगाड़ी. वो कहते हैं ऐसी बैलगाड़ी की तरह है ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिसमें एक हाउस जो है वो एक तरफ एक घोड़ा जो है वो एक तरफ खींच रहा है, एक हाउस जो है वो एक तरफ खींच रहा है, दूसरा हाउस जो है दूसरा घोड़ा जो है वो दूसरी तरफ खींच रहा है. सो कभी भी ये एक पॉइंट पे नहीं आएंगे और इसकी वजह से अनरेस्ट और क्योस पैदा होगा स्टेट की तरफ. फिर वो कहता है द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेकंड चैम्बर इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट. ठीक है, वो स्पिरिट और यूनिटी को इफेक्ट करती है बाइकैमरलिज्म, और ये उनके वैसे पब्लिक अपना पर्सनल ओपिनियन है. Democracy requires that the people should be sovereign. If so, the chamber which represents the people should enjoy all authority. A second chamber would necessarily represent special interest and will therefore be undemocratic. इसमें उन्होंने इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है कि कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स भी होती हैं जो अपने आप को ज़्यादा अप्रेस्ड फील कर रही हैं मेजॉरिटी के बनस्बत. Secondly, they said that second chamber का upper house can be mischievous and superfluous. अब इसको थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है. इसमें वो कहते हैं कि
अगर तो bicameralism is how to organize. The real difficulty with the bicameral legislature is how to organize it. The two houses be can be equal in a power or not. If they are equal, यहाँ पे वो मेन जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि if they are equal, divisions, discords and deadlocks between them are inevitable. वो हाउस दोनों जो है वो बराबर हो ही नहीं सकते, वो कहते हैं, क्योंकि अगर वो इक्वल हो गए तो उनके दरमियान झगड़े पैदा होंगे, डेडलॉक्स होंगे, और ये सब जो है वो इनएविटेबल है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता, ये हर सूरत होना है. Then they said that if they are not equal in powers, what is the use of having two houses, of which one is powerless to effect legislative decision? फिर वो नेक्स्ट लाइन में कहते हैं कि अगर वो बराबर हैं ही नहीं, तो फिर इनका एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है? फिर तो ऐसे ही है कि यूजलेस पावरलेस जो है वो लेजिस्लेटिव, आपने एक डिसीजन जो है वो पावरलेस टू इफेक्ट डिसीजन, वो उसका कोई फायदा ही नहीं है, वो उसके पास पावर ही नहीं है कि वो लेजिस्लेटिव डिसीजन को इफेक्ट कर सके, तो उसकी एग्जिस्टेंस तो यूजलेस है. फिर अगेन रैबी सायास को वो यहाँ पे कोट करें, और फिर वो कहते हैं कि कोट ऑफ व्हाट यूज विल अ सेकंड चैम्बर बी, क्वेश्चन मार्क, if it agrees with the representative house, comma, it will be superfluous, comma, if it disagrees, comma, it is mischievous, unquote. दोबारा कोट पढ़ी, पूरा इसका आर्गुमेंट आपको समझ आएगा. Quote, of what use will a second chamber be if it agrees with the representative house? It will be superfluous. If it disagrees, it is mischievous. कहते हैं कि दोनों तरफ जो है वो उसके वो आर्गुमेंट होता है कि एक तरफ खाई दूसरी तरफ खड्डा ही है. अगर तो वो उसके साथ एग्री कर रहा है तो मतलब उसका फायदा ही नहीं है, वो टोटली यूजलेस सुपरफ्लॉज है, ऐसी चीज़ की जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, बस आपने ब्यूटी के लिए रखी हुई है. और अगर वो डिसएग्री कर रहा है तो ये मिस्चीवियस है, ये स्टेट के निज़ाम को, उसके लेजिस्लेटिव प्रोसेस को चलने नहीं देगा. सो वो कहते हैं कि सेकंड चैम्बर इज if it opposes the popular assembly, the second chamber is dangerous. If it agrees, it is useless to have a duplicate. So ये दोनों सूरतों में ये वांटेड नहीं है. एनीवे नेक्स्ट जो है वो है आइडियल चैम्बर इज इम्पॉसिबल. ओके, इस पॉइंट में वो ये कहते हैं कि आपके पास एक ऐसा ट्रू सेंस, ट्रू पर्पस वाला सेकंड चैम्बर जो है वो हो ही नहीं सकता. व्हाई? दे सेड दैट the point is to prolong controversies over schemes to devise an ideal house. In every country, the second chamber is criticized for one reason or another. It is said that अब यहाँ पे वो पॉइंट्स हैं कुछ जिसकी वजह से वो कहते हैं कि सेकंड चैम्बर जो है वो कभी भी परफेक्ट सेंस में, एसेंस में अपनी नहीं दे सकता. जैसे दैट सेकंड चैम्बर would be one which revises hasty legislation. Hasty means जल्दबाजी के जो legislation है, but does not obstruct progressive legislation. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उसको क्या होना चाहिए इन आइडियल सेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ठीक है, पहला ये है, it should be the one which revises hasty legislation but does not obstruct होता है रोकना, उसके हर्डल्स क्रिएट कर लेना. OBSTRUCT, obstruct progressive legislation. Second, serves as bulwark against revolution but does not become a barrier against all reforms and progress. ठीक है, कि वो रेवोल्यूशन को तो स्टॉप करता है लोगों को रिप्रेजेंटेशन देके, बट वो रिफॉर्म्स और प्रोग्रेस के बीच में नहीं हाइल हो रहा. देन दे से दैट it resists all ill-considered legislation but does not resist in ill-considered opposition to the popularly elected house. कहते हैं कि वो टारगेट इल लेजिस्लेशन को तो करे बट इल कंसिडर्ड अपोजिशन को ना करे, जो कि हाउस के अंदर जो पॉपुलरली इलेक्टेड है उसके अंदर जो खड़ी होती है किसी भी डिसीजंस के अगेंस्ट, किसी भी पार्टी या गवर्नमेंट के अगेंस्ट. सो वो कहते हैं इन सब आगे भी उसमें कुछ दिए हुए रीजंस, लेकिन वो यूजलेस हैं, उसको मैंने ऐड नहीं किया. इन सब रीजंस की वजह से जो है ना वो बायकैमरलिज्म जो है वो काम नहीं करने वाला. यूनिकैमरलिज्म इज बेस्ट. लेकिन आपको हकीकत में ये देखने के लिए मिलता है अगेन कि दुनिया में इस वक्त मोस्ट ऑफ द स्टेट्स
कह लें 90% इवन अबव स्टेट्स उनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यूनिकैमरल जो है वो काम सही नहीं करता। ये थ्योरी में तो ज़ाहिर है उनके पास आर्गूमेंट्स हैं। एनीवेज हम लोग अपने अब लास्ट इसकी तरफ आ गए, टॉपिक की तरफ कह लें या हेडिंग की तरफ कह लें। इसके अंदर है कि इनडायरेक्ट लेजिस्लेशन के थ्रू तो बहुत हमने इसको बहुत डिस्कस कर लिया कि लॉज बनते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। अब एक तरीका, एक सिस्टम ये भी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। दुनिया की वाहिद डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है लोगों को वो ऑस्ट्रेलिया की स्टेट्स भी देती हैं, इवन न्यूजीलैंड में भी होता है, और यूएस की भी कुछ स्टेट्स अराउंड 19-20 स्टेट्स वो भी लोगों को डायरेक्ट लेजिस्लेशन का जो राइट है वो प्रोवाइड करती हैं। डायरेक्ट लेजिस्लेशन कैसे होती है ये मैंने यहाँ पे 4 लिख दिए हैं। इट कैन बी थ्रू रेफरेंडम, इट कैन बी थ्रू प्लेबिसिट्स, और थर्ड इज इनिशिएटिव, फोर्थ इज रिकॉर्ड विच इज रेयरली यूज्ड, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, वो बस नाम से फॉर दिस सेक ऑफ नेम है। सबसे पहले है रेफरेंडम। रेफरेंडम हर दूसरे दिन हम लोग सुनते रहते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी 3 दफ़ा रेफरेंडम हुए हैं। अयूब साहब, दाऊद हक साहब और मुशर्रफ साहब, तीनों ने अपने अपने काम के लिए यूज़ किया, अप्रूवल के लिए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंडम इज दैट इट मस्ट बी रेफर्ड। लिटरल मीनिंग जो है रेफरेंडम का वो है मस्ट बी रेफर्ड, ठीक है। Is that in political science it means that the device to allow people to express their approval of law which has already been adopted but not passed by the legislature till the after the popular assent, ठीक है। Yes. So अगेन रिपीट कर रही हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में रेफरेंडम को लिया जाता है एज अ डिवाइस to allow people to express their approval of law which has already been adopted but not passed by the legislature. अडॉप्ट तो उसको कर लिया क्योंकि रेफरेंडम में अप्रूव हो गया, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेचर ने अप्रूव नहीं किया, अभी तक अप्रूव नहीं किया, इसलिए वो भी अडॉप्ट नहीं पास नहीं किया, सो इसलिए अभी वो लीगली एग्जिस्ट उसका वो नहीं हुआ। लेकिन वो किस चीज़ के वेट के ऊपर था, वो पॉपुलर असेंट यानी कि लोगों की अप्रूवल की तरफ का वेट की वजह से उसको अभी तक पास नहीं किया लेजिस्लेशन में। जैसे दैट इन इट एग्जिस्ट इन स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इवन सर्टेन स्टेट्स ऑफ यूएसए। फिर वो आगे कहते हैं कि रेफरेंडम कैन बी कंपल्सरी और ऑप्शनल। स्विट्जरलैंड के अंदर कंपल्सरी है और ऑप्शनल भी एक्सरसाइज किया जाता है डिफरेंट कंटोनमेंट्स के अंदर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और यूएस के अंदर जो है वो ये ऑप्शनल है। इवन वंस वी रेड दैट नाइजीरिया, यस, एंड इन ऑस्ट्रेलिया अगर आपने स्टेट्स की बाउंड्री चेंज करनी हो, स्टेट यानी कि प्रोविंस की एंड फेडरेटिंग यूनिट की बाउंड्री चेंज करनी हो, तो फिर रेफरेंडम होता है कुछ स्टेट्स में जिसकी बाउंड्री चेंज हो रही हो और जिसकी नई बन रही हो, जिसके साथ मर्ज हो रही हो या नया प्रोविंस ऐड हो रहा हो, तो वहाँ पे एक रेफरेंडम भी होता है कि वो लोगों को एक्सेप्ट है या नहीं। ऑप्शनल रेफरेंडम का ये है वर्ड फैक्टेटिव रेफरेंडम भी कहते हैं, इट्स फॉर पॉपुलर वोट। और यहाँ पे ये है कि कंपल्सरी रेफरेंडम की जो आगे वो कह रहे हैं कि ऑल बिल्स और सर्टेन काइंड्स ऑफ बिल्स must first be submitted to popular assent before they become laws. The Constitution of Switzerland and Australia required that all constitutional amendments must be put before the people before they are adopted. फिर वो आगे कंटोन्स का कह रहे हैं, मोर ओवर 9 कंटोन्स, अब ये फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, प्रोविंसेस कह लें आप इनको स्विट्जरलैंड की, फिर 9 cantons of Switzerland required that all legislation must be put to referendum. यानी कि जो 9 स्टेट्स हैं, कैंटोन्स हैं स्विट्जरलैंड के अंदर, उन्होंने रेफरेंडम को कंपल्सरी कर दिया है, लेकिन ये 9 सारी नहीं हैं, ये कुछ हैं। In Swiss Federation, for example, 47 ordinary laws
and 90 constitutional amendments have been submitted to popular vote only when a prescribed number of people petition for referring it to compulsory referenda since 1848। 1848 में स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, इन्होंने अप्रूव कर लिया था। इनका जो अब वाला कॉन्स्टिट्यूशन है ये वही है जो 1848 में अप्रूव हुआ था। सो वो कहते हैं कि 1848 से लेके आज तक 47 के करीब ऑर्डिनरी लॉज और 90 कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम अमेंडमेंट्स जो हैं वो लोगों के सामने पेश हो चुकी हैं फॉर रेफरेंडम। इन ऑप्शनल और फैक्टेटिव रेफरेंडम in Switzerland, the prescribed number of federal laws is 30,000 citizens or legislature of 7 cantons. अगर आपको ऑप्शनल इसका जो है वो कोई भी अपनी लोग जो हैं वो अपना करवाना चाह रहे हैं, बिल जो है वो इस तरह मोशन है वो नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, उसको 30,000 लोग जो हैं वो उसके ऊपर साइन करते हैं, ठीक है, और या फिर 7 कंटाउंस के जो लोग हैं वो उसके ऊपर साइन कर देंगे, और अगर वो 30,000 का वो लिमिट पहुंच गया वो फिर नेशनल लेजिस्लेचर में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शनल रेफरेंडम आल्सो एग्जिस्ट इन द 10 स्विस कैंटन्स एंड सम स्टेट्स ऑफ द यूएस, ठीक है, इनको छोड़ दें। दे हैव ओके in some states, however, we mark that most of the laws submitted to the people's vote have been rejected by them. स्विट्जरलैंड के अंदर भी ऐसा ही है और यूएस के अंदर भी के लोग मोस्टली अप्रूव ये इस तरह के नहीं हो पाते। दे यूज्ड रेफरेंडम एज अ पॉपुलर वोट। फिर यहाँ पे आगे फ्रांस की एग्जांपल है रेफरेंडम में। 1946 में फ्रांस के लोगों के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन उनका था, वो अप्रूवल के लिए पेश किया गया, बट they rejected it. French people rejected the constitution. Then government again presented a constitution in October 1946 after amendments of October 1946 after amendments of तो अप्रूव हो गया था और फिर एक्सेप्ट कर लिया गया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इम्पोज हो गया, वो इम्प्लीमेंट हो गया। पाकिस्तान के अंदर रेफरेंडम्स जो है वो 3 टाइम्स मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है। फिर रेफरेंडम इसलिए हुए थे कि क्या आप रिलीजन के नाम पे हमारे माशाल्लाह डिक्टेटर्स ने यूज़ किया कि आपको सतारा नाम बिसालत और नामूस रिसालत के मुहाफिज और इस तरह के वर्ड्स यूज़ करके आप उसको एक्सेप्ट करते हैं एज अ हेड ऑफ द स्टेट। और ज़िया साहब ने तो माशाल्लाह कर दिया, अगर आपको रिसालत का नफाज आई गेस चाहते हैं तो क्या आप मुझे अपना हेड ऑफ स्टेट एक्सेप्ट करते हैं। सो इसी तरह इन्होंने यूज़ किया तो लोगों ने ऑफकोर्स 90% जो था वो मोर देन इवन 90% लोगों ने वो येस में वोट दिए। तो स्कॉटलैंड के अंदर भी 2017 या 16 में रेफरेंडम हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश का एग्जिट जो है ब्रेक्जिट जिसे कहते हैं उसको उसकी डिबेट के बाद स्कॉटलैंड ने कहा था कि मैं क्योंकि ईयू में रहना चाहता हूँ। सो वहाँ के लोग जो थे वो उन्होंने एक वॉइस उठी थी कि हम सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि यूके के अंदर 4 स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जिनकी यूनियन है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ये यूनियन है जिसने यूनाइटेड किंगडम बनाया हुआ है। सो स्कॉटलैंड के अंदर फिर रेफरेंडम हुआ, लोगों से पूछा गया कि आप यूके के अंदर रहना चाहते हैं या अपने सेपरेट इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो उन्होंने वोट दिया कि येस। अराउंड 62% लोगों ने कहा था कि हम रहना चाहते हैं। सो वो कैंसिल हो गया। देन आ जाते हैं प्लेबिसिट के। एक मिनट मुझे देखने दें, कुछ सुन भी रहा है कि ओके 3 people are listening, राइट। प्लेबिसिट के अंदर ये एक टाइप है रेफरेंडम की, बट नॉट रेफरेंडम इन अ सेंस। रेफरेंडम जो है वो लॉज और इस सेंस में होता है, बट प्लेबिसिट जो होता है वो ओपिनियंस के लिए होता है, पॉपुलर ओपिनियन के लिए होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे पॉपुलर ओपिनियन के लिए होता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यूएन ने कहा हुआ है, रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को प्लेबिसिट का राइट दिया जाए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों उनकी वो खाली कर दें और इंडिया की कुछ फोर्स है मिलिट्री वो वहाँ पे रहेगी ताकि वो हिफाजत कर सके फॉर सिक्योरिटी पर्पसेज। और फिर वहाँ पे प्लेबिसिट होगा। प्लेबिसिट ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। Not a law, but some ask for some important question. Is summary to popular vote is usually taken to allow a nationality or minority group to determine their political destiny.
Sometimes a government also submits an important question to the popular vote. Though the though the popular decision is not binding, it generally determines the policy of government. फिर वो आगे यूएन का वही है, जम्मू एंड कश्मीर का उनका राइट दूध देना। एनडब्ल्यूएफपी में प्लेबिसिट हुआ था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। दे सेड यस, और फिर उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। फिर ब्रेक्सिट का है। ब्रेक्सिट का आपको पता होगा कि डेविड कैमरून प्राइम मिनिस्टर थे, 2016 में प्लेबिसिट हुआ, जिसको वो यूजली रेफरेंडम कहते हैं, बट वो इन सेंस यही था, क्योंकि वो लॉ के ऊपर नहीं था, वो क्वेश्चन के ऊपर था कि यूके को शुड यूके लीव ईयू, यस और नो। तो लोगों ने कहा यस, 51%, जिसकी वजह से डेविड कैमरून ने रिजाइन कर दिया। थ्रेसा मे आ गई, अब वो भी जा रही हैं, और ये मैस क्रिएट हुआ था। ईस्ट तिमोर लेस्टे जो है ये एक स्टेट है इंडोनेशिया के बॉर्डर के ऊपर। ये इंडोनेशिया का पार्ट था। 2003 में आई गेस यहाँ पे, ये 2007 में यहाँ पे प्लेबिसिट हुआ। ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी एरिया था, ठीक है। यहाँ पे यूएन ने ऑर्गेनाइज करवाया प्लेबिसिट और लोगों से पूछा कि क्या आप इंडोनेशिया के साथ रहना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो लोगों ने कहा, क्योंकि वो काफ़ी डिप्रेस थे, जैसे इन्वायरमेंट थे, सिचुएशंस थी, पॉलिटिकल रियलिटीज़ थी, कि वो नहीं रहना चाहते थे इंडोनेशिया के साथ। सो ईस्ट तिमोर लेस्टे एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई। देन आ गई हमारी एक एग्जांपल है यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक एक स्टेट थी जो क्रिएट हुई 1958 में, और ये जमाल अब्दुल नासिर उस टाइम हुकूमत में थे। उनसे इंस्पायर होकर सीनियर लीडर्स ने उनको एक ये इनिशिएटिव और प्रपोजल दिया कि हम दोनों स्टेट की यूनियन कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज खत्म करके यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के नाम से एक स्टेट बना ली। हालांकि ये आप याद रखें कि दरम्यान प्रैक्टिकल गैप था, डिस्टेंस था। अगर आपको मेरे पास यहाँ पे मैंने सॉरी मैप नहीं डाला, इजिप्ट जो है उसके एग्जैक्ट ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन आप जो भी कह लें वो आता है, और उसके बॉर्डर पे सीरिया आता है, ठीक है। और एक तरफ नीचे कह लें ईस्ट साइड पे जो है वो रेड सी है, और वेस्ट साइड पे कौन सा वाला सी है, एक मिनट, ये मैप देखने में, यस मेडिटेरेनियन है। मुझे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, मैंने कहा गलत ना हूँ। यस मेडिटेरेनियन सी है। वेस्ट वाली साइड पे जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे रेड सी है, और इसके दरमियान मैं भूल गई लेबनान भी आता है, और वेस्ट बैंक या गजा स्ट्रिप जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं वो भी आती हैं, इसराइल भी आते हैं। हालांकि वो अपना वो बॉर्डर वाला बॉर्डर तो शेयर करते हैं दोनों, मतलब, लेकिन वो जोग्राफिकल स्टेट नहीं है। खैर वो स्टेट बन गई, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो स्टेट जो है वो डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे। हर स्टेट के हर एरिया के लोगों के जो कल्चर हो, ये सब इंटरेस्ट और पेट्रोटिज्म जो है, ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। आप कभी भी इस तरह मर्ज नहीं कर सकते। तो 2 साल के बाद वो स्टेट रिजॉल्व हो गई, दोनों ने अपनी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटीज़ पे वापस रिज्यूम कर दिया। फिर हमारा आ गया थर्ड और लास्ट, इनिशिएट। आप लोग अगर बोर हो गए तो सॉरी, बस ये थोड़े ही 5-10 मिनट की लेक्चर आएगा, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। इनिशिएटिव जो है ये इसलिए होता है, मैं आपको सिंपल सेंस में अगर बताऊं कि अगर स्टेट कोई लेजिस्लेचर में कोई ऐसा लॉ पास करने जा रही है जो पॉपुलर ओपिनियंस के अगेंस्ट है, ठीक है, तो लोगों के पास ये इनिशिएटिव का राइट होता है खुद पॉपुलर वोट के थ्रू अपना प्रपोजल सामने लेके आए, और उसको अहमियत दी जाती है ओवर लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अगर आप स्टेट की जो लेजिस्लेटर है, इट्स यूज टू ओवरकम एपैथी और रिफ्यूजल ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर कोई ऐसा वो लेके आ रही है जो मोस्ट ऑफ द स्टेट के जो मेंबर्स हैं, जो पॉपुलर लोग हैं, जो उनकी डिमांड उसके अगेंस्ट है, सो वो अपना अप्रूवल लेके आते हैं। यहाँ पे बुक में तो नहीं था, कुछ चीज़ें मैं खुद से भी ऐड करती हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे जो यूनाइटेड स्टेट्स की प्रोहिबिशन थी ना अल्कोहल के ऊपर, उसको लिया है। वो ऐसे इनिशिएटिव के थ्रू पास नहीं हुआ था, बट 1920 में यूएस ने अमेंडमेंट के थ्रू अल्कोहल को बैन कर दिया था, और तकरीबन 10-12 साल ये बैन रहा। बट इस दौरान वो जो ये बैन था वो इतनी बुरी तरीके से फेल हुआ कि लोगों की जो चॉइस थी, आप उसको तो इस तरह लॉ के थ्रू चेंज नहीं कर सकते।
जो सब डिमांड थी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी अल्कोहल की कि डिफरेंट गैंग्स के नेम्स भी हैं गैंगस्टर्स के, वो उन्होंने उनकी एक मोनोपोली कायम हो गई, वो उनको स्मगलिंग के थ्रू जो बियर्स और इस तरह की ड्रिंक्स जो हैं अल्कोहल ड्रिंक्स जो हैं वो उनको प्रोवाइड करना शुरू हो गए और हायर रेट्स। सो लोग जो अफोर्ड कर सकते थे उनकी तो लाइफ ठीक रही, ठीक है हायर प्राइसेस थी, बट जो नहीं कर सकते थे वो वायलेंट हो गए और क्राइम रेट इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो इस सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी कि 1933 में यूएस ने दोबारा अमेंडमेंट की लेजिस्लेशन में, और उसको पॉपुलर डिमांड के ऊपर की वजह से अल्कोहल के ऊपर जो बैन था, प्रोहिबिशन जो थी, वो रिमूव कर दी। सो आप देख लें कि यूएस की लेजिस्लेचर ने एक ऐसा लॉ बनाया जो सोसाइटी जो है वो उसके साथ चलने पे राजी नहीं थी, उन्होंने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया और एक क्योस की सिचुएशन क्रिएट हो गई और 10-12 साल पूरे गैंग्स बन गए। मुझे अभी मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, गैंग के ऊपर गैंगस्टर के ऊपर वो मूवी है और पूरा उसका वो पीरियड है, बहुत फनी भी है वो भी मैं देखूंगी, अगर मुझे याद रहा तो मैं उसका नाम भी डाल दूंगी। और आप प्लीज़ कमेंट में भी ना आप ये दोनों मुझे रिमाइंड करवाने के लिए पूछ लीजिएगा, फिर मैं चेक करके डाल दूंगी। 1-2 घंटे की मूवी है लेकिन वो बहुत कमाल वो मूवी पिक्चराइज हुई है। उसमें वो ये बता रहे हैं कि उस पूरे एरिया के टाइम पीरियड के अंदर किस तरह डिफरेंट गैंग्स ने ये स्मगलिंग थी इसके थ्रू इतना पैसा कमा लिया कि उनकी अपनी मोनोपलीज नॉर्थ और साउथ में कायम हो गई, और उनकी राइवलरी और उनकी इस बात पे लड़ाइयाँ भी हुई कि साउथ के अंदर स्मगलिंग के थ्रू कौन बेचेगा अल्कोहल, नॉर्थ के अंदर यूएस के अंदर कौन बेचेगा। सो इस तरह ये सारा काम होता रहा। So, initiative means the right of people to make a law on the proposal of a prescribed number of citizens as laid down by the Constitution. लोगों का राइट है पॉपुलर वोट के थ्रू वो ऐसे लॉ को बना सकें जो उनके इतने नंबर के थ्रू के उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया। फिर वो कहते हैं कि इनिशिएटिव कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेंस डायरेक्ट वो होगा जो जो प्रपोजल लोगों ने अप्रूव किया होगा पॉपुलर वोट के थ्रू, वो उस पर नेशनल लेजिस्लेचर चेंज नहीं कर सकेगा, वो एज इट इज अप्रूवल के बाद उसको लॉ बनाया जाएगा। और इनडायरेक्ट के थ्रू अगर वो कस्टमरी और जनरल चीज़ें हैं, जनरल टर्म्स जो हैं उनके ऊपर है, तो वो क्रूड फॉर्म में है, सो नेशनल लेजिस्लेचर उसको बिल और लॉ के